नमस्कार प्यारे साथियों, भारतीय पश्चात काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु को क्लियर करने वाले हैं। और काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न विद्वानों द्वारा कथन को भी देखेंगे और काव्य हेतु क्या है, इन सभी बिंदुओं को भी विस्तार से चर्चा करेंगे और गांव की भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि संस्कृत साहित्य में जितने भी लेखककार हुए थे वो बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से समझाने का और अपने विद्यार्थियों को रटवाने का एक सिलसिलेवार परंपरा को अपनाए हैं। लेकिन उन सभी परंपराओं से अलग हट करके आज के क्लास में हम बताने वाले हैं। काव्य हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण। जैसे आप रोड में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, बात को समझेंगे। और रोड में जाते जाते गाड़ी क्या हो जाती है, यहाँ पे आकर के एक्सीडेंट हो जाती है, खाई में गिर जाती है। तो जब खाई में गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है गाड़ी, तो हम कहते किस कारण से गाड़ी गिर गई, पता करते हैं। क्या ब्रेक फेल था या उसके अंतर्गत में ड्राइवर अल्कोहल लिए हुए था। बहुत सारे बिंदुओं को हम जांच पड़ताल करते हैं और कारण ढूंढते हैं। ठीक है, कारण अर्थात इंग्लिश में रीजन कहा जाता है। और पश्चात काव्य शास्त्रियों ने इसी कारण को हेतु नाम दिया है। क्या दिया है? हेतु। आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम इस तरह से बता रहे हैं ताकि टूटी फूटी भाषा में बतलाने का मुख्य कारण है कि बहुत सारे छात्र इसे एक डिफिकल्ट चैप्टर के रूप में देखते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से हेतु का अर्थ होता है कारण। ठीक है, काव्य हेतु का सामान्य अर्थ होता है काव्य के कारण। ठीक है, अर्थात किस कारण से कविता की रचना हुई है। काव्य की कारण सामग्री क्या है, ये भी है। वे कौन से कारण भूत है जो काव्य रचना के लिए हेतु होता, मतलब काव्य हेतु के लिए कारण बनता है। जन्म से कोई कवि पैदा नहीं होता है। सरस्वती की कृपा अचानक किसी की कवि बना देता है, या कोई व्यक्ति पर्यंत या निरंतर अभ्यास द्वारा कवि बन सकता है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मित हो सुजान, रस्सी आवत जात पे सिल पर परत निशान। उसी प्रकार यहाँ पे निरंतर अभ्यास द्वारा कवि बन सकता है। यह प्रश्नों पर विचार काव्य हेतु माना जाता है। दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं। चलिए, एक परिभाषा यदि आपको समझ में नहीं आया है तो दूसरे ढंग से आप समझेंगे। काव्य हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण। जिन कारणों से काव्य की रचना, सर्जना या सृजन कह ले, उसे काव्य हेतु कहते हैं। संस्कृत में हेतुना कारणम अर्थात कारण को हेतु कहते हैं। इसका अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। ठीक है, अर्थात काव्य की उत्पत्ति का कारण। जैसे हमने पहले भी बताया था कि गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है तो एक्सीडेंट का कारण क्या है, उसी प्रकार यहाँ काव्य मतलब कविता का कारण क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा केवल चेंज कर दिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाली साधन कारण को काव्य हेतु कहते हैं। यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है, बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय है उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होता है। ठीक है, विश्व में प्रत्येक काव्य के पीछे कोई न कोई हेतु अर्थात कारण अवश्य होता है। साहित्य भी इस नियम का अपवाद नहीं है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं का उल्लेख करने वाले आचार्यों में दंडी, वामन, रुद्रट प्रमुख हैं। ठीक है, भामक कहते हैं कि आचार्य भामक ने काव्य रचना में प्रतिभा की प्रधानता स्वीकार की है। उनका कथन है कि गुरु के उपदेश से शास्त्रों का अध्ययन तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है। अध्ययन के द्वारा एक मूर्ख पंडित तो बन सकता है, किंतु कवि नहीं। काव्य रचना तो प्रतिभा द्वारा ही संभव है। दंडी कहते हैं, आचार्य दंडी ने काव्य दर्शन में काव्य के 3 हेतुओं की ओर संकेत किया है। ये 3 हेतु कौन कौन है? जहाँ जहाँ पे हेतु आएगा वहाँ वहाँ पे आपको कारण ही समझना, कारण शब्द ही लगाना है। जैसे 3 हेतु कौन कौन है? नैसर्गिक प्रतिभा, शास्त्रों का ज्ञान, सतत अभ्यास मतलब लगातार प्रयास। इन तीनों हेतुओं के सामंजस्य से उत्पन्न काव्य रचना सुनिश्चित होती है। प्रतिभा की थोड़ी बहुत कमी भी हो जाती है तो काव्यादि के
अनुशीलन अभ्यास पर्यंत द्वारा सरस्वती का अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुता च बहुनिर्मलम आमदा च अभ्यास कारणम काव्य संपदा। पूर्व संस्कारजन्य प्रतिभा के अभाव में जो भी निरंतर अध्ययन एवं अभ्यास पूर्वक पर्यंत करने पर वाग्देवी मतलब सरस्वती कृपा प्राप्त हो सकती है, किंतु उत्पत्ति और अभ्यास की प्रमुखता पर बल देते हैं वे प्रतिभा अनिवार्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। कौन? तो आचार्य दंडी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आचार्य दंडी ने यह बात रखे हैं। वामन का मत है, आचार्य वामन के अनुसार वे शक्ति के बिना काव्य सृजन संभव नहीं है। शक्ति के बिना सृजन काव्य उपहास मात्र होगा, अतः प्रतिभा की काव्यत्व कारण है, शक्ति काव्यत्व बीज रूप विशेष है। या वीणा काव्यम न पर्यते प्रसूता व उपहासन्यम सयाता। अर्थात आचार्य वामन ने काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए अपने ग्रंथ काव्य अलंकारन सूत्रवृत्ति के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्ययन में काव्य हेतु का विस्तार पूर्वक निरूपण किया है। उनके अनुसार काव्य के प्रमुख हेतु हैं कौन कौन? लोक, विद्या और प्रकीर्णन। कभी कभी पूछ देगा कि काव्य हेतु के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार किनके द्वारा है? तो आचार्य वामन के द्वारा। या ऐसे भी क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा कि आचार्य वामन में कौन सा हेतु, कितने हेतु बताए हैं? तो 3 हेतु लोक, विद्या और प्रकीर्णन। ये 3 हेतु किनके द्वारा दिया गया है? तो वामन के द्वारा। विद्या प्रकीर्णन चह काव्यांग गानी। अर्थात लोक का अर्थ होता है लोकवृत्ति अथवा लोक व्यवहार का ज्ञान। विद्या का अर्थ होता है शास्त्र ज्ञान। विद्या के अंतर्गत 6 विद्याओं का उल्लेख है, वामन ने किया है। किसने? तो वामन ने। ध्यान रखेंगे, विद्या के अंतर्गत यदि पूछेगा तो 6 विद्याओं का उल्लेख किया है। किसने? तो वामन ने। पहले के विद्यार्थी जो होते थे मौखिक रटन विद्या करते थे, पठन पाठन करते थे, तो वे सब श्लोके के माध्यम से संस्कृत के काव्य शास्त्र जो थे श्लोक दे देते थे जोड़ करके। जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं? फार्मूला, सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो सूत्र, और प्राचीन काल में इसे श्लोक कहा जाता था, ताकि एक सारांश में विद्यार्थी कम टाइम में अधिक चीज़ें को ध्यान रख सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, अर्जित कर सके। शब्द स्मृति ज्ञान, वामन ने पहला शब्द स्मृति, दूसरा अभिधा कोश, तीसरा छंद शास्त्र, चौथा कला शास्त्र, पांचवा काम शास्त्र और छठा अर्थशास्त्र। इस तरह से 6 विद्या दिए हैं। किन्होंने? तो वामन ने। ठीक है, उल्लेख किए हैं। प्रकीर्णन के अंतर्गत आचार्य वामन ने 6 बातों का उल्लेख निम्नलिखित सूत्र में किया है। लक्ष्य तत्व, लक्ष्य के ज्ञान जो दूसरे कवियों की रचना के गहन अध्ययन तथा मनन द्वारा संभव है। सेकेंड है अभियोग। वामन ने स्पष्ट किया है कि सफल काव्यबंध के लिए उद्यम अथवा अभ्यास ही अभियोग है, जो काव्य रचना का महत्वपूर्ण हेतु है। थर्ड है विरुद्ध सेवा। काव्य के मर्मज्ञ विद्वान वायुविरुद्ध कवि की सेवा और शुश्रूषा से काव्य रचना की सामर्थ्य प्राप्त होती है। 4 है अवेक्षण। अवेक्षण का अभिप्राय है चिंतन। क्या है? चिंतन, मनन या आत्मलोचन से है, जिससे चित्त में स्थिरता आ जाती। क्या आ जाती? चित्त में स्थिरता आ जाती। 5वां प्रतिभा। प्रतिभा तो काव्य रचना का प्रमुख हेतु है। प्रतिभा जन्मांतर से संस्कार द्वारा प्राप्त तथा ईश्वर प्रदत्त होती है। अवधान। अवधान का अर्थ है, अभिप्राय है मन की एकाग्रता। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा कि अवधान का किससे अभिप्राय है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, A, B, C, D। तो आप ध्यान रखेंगे एकाग्रता से ताल्लुक रखता है। इन बातों की ओर से मन को हटाकर काव्य वस्तु मन की एकाग्रता से अन्य बातों की ओर मन को हटाकर काव्य वस्तु में मनन को एकाग्र कर देने को क्रिया को अवधान बोला जाता है। आचार्य मामंट कहते हैं, आचार्य मामंट ने 3 हेतु का उल्लेख किया। हेतु मतलब कारण, जैसे गाड़ी
गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है तो सबसे पहले उसके कारण रीजन ढूंढते हैं, उसी प्रकार काव्य शास्त्रियों ने काव्य लिखने का क्या करते हैं, कारण ढूंढते हैं, आखिर क्या कारण था। तो उस कारण को संस्कृत में हेतु नाम दिया गया है। पहला, शक्ति, ममंड के द्वारा शक्ति का अर्थ होता है प्रतिभा को जन्मजात होती है, ये कहते हैं कौन, ममंड, आचार्य ममंड। सेकेंड है निपुणता, काव्य कौशल जो लोक और शास्त्र तथा काव्य के अनुशीलन से प्राप्त होता है। थर्ड है अभ्यास, गुरु की शिक्षा के अनुसार काव्य की रचना सतत अभ्यास के द्वारा प्राप्त की जाती है। एक लास्ट कवि है राजशेखर ने काव्य हेतु संबंधी क्या कहें, इस पर भी विचार करेंगे। जैसे इन्होंने काव्य हेतु को दो रूप दिए हैं, कौन कौन, शक्ति और प्रतिभा, दो भागों में बांटा। राजशेखर कहते हैं शक्ति प्रतिभा और उत्पत्ति से भिन्न वस्तु है, वास्तव में शक्ति कृत रूप है और प्रतिभा तथा उत्पत्ति कम रूप है। शक्ति वाले में प्रतिभा उत्पन्न होती है। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद बताए, कौन कौन, भावमित्री प्रतिभा, काव्य की भावना या आस्वादन की प्रतिभा का भावचित्री प्रतिभा कहते हैं। सेकेंड है कार्य इत्री प्रतिभा। काव्य इत्री प्रतिभा क्या है, तो काव्य रचना की प्रतिभा कार्य इत्री प्रतिभा कहलाती है। इसके भी इन्होंने तीन भेद बताए हैं, सहज, आहार्या, उपदेशिका। किन्होंने, तो राजशेखर ने। ठीक है, इस तरह से हमने काव्य हेतु के विभिन्न विद्वानों द्वारा कथन और बहुत सारे चीज़ों को आज हम इस क्लास में कवर किए हैं। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।